पी लो तुम पानी, चाय दे दो इसको बना के। Hey, hi everyone. Please let me know if I am audible. Okay. So Vasundhara, is your machine working now? Yes, it's working. Okay. Were you able to practice that edge base? Yes, I was practicing that yesterday. Okay, good. Hey Shubham, how are you now? सर अभी सर हालत ठीक नहीं हुई है, मतलब कल जैसी ही है। Okay, okay. यस Take care, yaar. Medication is going on? यस सर, मेडिकेशन तो चल रही है। Okay. बाकी सब ठीक है घर में? Other people are fine? सर मैं अकेला हूँ सर, हॉस्टल में हूँ। Oh, okay, okay. यस सर। Okay. पुष्प, आपकी मशीन चल रही है अभी? वो गुरु गुरु मेडिटेशन एरर हटा नहीं हटा? नहीं हटा सर। आई वॉज लाइक यार ये कौन सा नया एरर आ गया, गुरु मेडिटेशन। तो यू नीड टू जस्ट री डाउनलोड दोज मशीन, वो पुराने लिंक से वो चल जाएगा। आई डोंट नो ये क्या हुआ उसमें, शायद इसी वजह से वो कल क्लस्टर वेट स्टेट में जा रहा था। हो सकता है उसके डेटा नोड्स में कुछ तो कम्युनिकेशन इशू हो रहा हो। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ एक बार। हाँ, वो कोई इशू नहीं है, वो दोबारा डाउनलोड करोगे वो तो चल ही जाएगा। इट्स लाइक फ्रेश मशीन्स होंगी वो, तुम्हारे जो पुराने कोड होंगे लेकिन वो लॉस्ट हो जाएंगे। अच्छा। बट इट्स फाइन, मतलब आई थिंक ऐसा कोई इम्पोर्टेंट कोड नहीं होगा, मेरे गिटहब से मिल जाएंगे आपको सब वापस। फिर भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो फिर उस इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके सर। Do let me know when you can see my screen.
Is it visible? Okay, so just to brief you what we discussed yesterday, we were talking about the NoSQL databases, right? And NoSQL databases may we primarily discussed about four major types, right? Can anyone let me know which were the four major types? Or else you can ping. So, key value, graph DB, column family, and document. Very good. And when we talk about edge base, it belongs to which of these? सर फैमिली Column family. Okay. अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन यू गो इन अ कंपनी एंड यू आर गिवन अ रिक्वायरमेंट टू वर्क ऑन NoSQL, सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा NoSQL मेरे लिए बेस्ट है. शुड आई गो अहेड विद की वैल्यू और लाइक इनमें से कोई भी. तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझनी होगी. ओके, तो एनी आइडिया, क्या किसी को पता है कि कौन सा इनमें से कब यूज करना चाहिए? इन चारों में से व्हेन शुड वी यूज व्हिच वन, हाउ विल वी डिसाइड? कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? अभिमन्यु, एनी आइडिया? हाउ विल यू डिसाइड कि इन चारों में से मुझे कौन सा यूज करना है? सर बेस्ड ऑन द इनपुट. Based on the input, but can you give me example? Anyone? सर जैसे हमने कल नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया था, तो हम्म। उसमें जैसे कुछ कॉलम्स जैसे मैंडेटरी होते हैं फिल करने एंड कुछ कॉलम्स मैंडेटरी नहीं होते हैं. सो ऐसे केस में हम कॉलम फैमिली पे जाएंगे. ओके ओके. बिकॉज वहां पे आपको आप मतलब कि कॉलम डिपेंडेंट नहीं होते हो आप वहां पे. आप कोई कितना भी कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल वहां पे कुछ भी फिल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई 4 कॉलम फिल करे या हो सकता है कोई 6 कॉलम फिल करे. तो उस केस में कॉलम फैमिली में हमें दिक्कत नहीं आती है, बिकॉज वहां पे हम ओके ओके, गुड गुड. सो देखो, आपको किसी भी फ्रंट एंड वेबसाइट से मान लो डेटा आ रहा है, लेकिन डेटा में कुछ ऑप्शनल फील्ड्स हैं एज अभिमन्यु वाज सेइंग, और कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं, राइट? तो अब इस केस में क्या हो सकता है कि वी कैन गो टू एनी डेटाबेस. फ्रॉड डिटेक्शन इन अ बैंक वी कैन यूज ग्राफ्टिंग. या वसुंधरा, यू आर राइट, वी विल कम टू दैट. हाँ, तो पहले मान लो आपको ये रिक्वायरमेंट है कि एक वेबसाइट है जहां पे आप कुछ डेटा फिल करते हो, और वो डेटा जो है पीछे फ्लो करता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम कोई कंप्लेंट रेज करते हो किसी वेबसाइट पे. कंप्लेंट रेज करने के लिए बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, लेकिन कुछ ही मैंडेटरी फील्ड्स हैं. तो अब तुम एक कंप्लेंट नाम की टेबल बनाना चाहते हो. तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे एक टेबल बनानी है जिसमें कंप्लेंट का सारा डेटा हो. अब कंप्लेंट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? कंप्लेंट आईडी, कंप्लेनेंट कौन है, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, द डेट, राइट? उसके अलावा और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, राइट? द डिपार्टमेंट फॉर विच ही वांट्स टू रेज दिस कंप्लेंट. अब इसमें कुछ फील्ड्स ऐसी हो सकती हैं जो कि आपकी ऑप्शनल भी हैं और कुछ मैंडेटरी हैं. तो अब मुझे ये तो पता है कि हाँ देखो, ये एक स्ट्रक्चर्ड काइंड की टेबल है जहां पर बहुत सारे कॉलम्स मुझे पता है कि भैया हाँ हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉलम्स इसमें ऑप्शनल भी हैं. पहली बात, ओके चलो ठीक है. दूसरी बात ये कि क्या फ्यूचर में कुछ नए कॉलम भी ऐड होने की कोई प्रोबेबिलिटी है? मतलब कि स्कीमा चेंज हो सकता है फ्यूचर में. आप कहते हो हाँ फ्यूचर में कोई नया फील्ड भी आ सकता है. मान लो टाइम टेकन टू रिजॉल्व दिस, ठीक है, कि भैया टोटल टाइम कितना लगा इस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में. तो अब आप देख रहे हो कि आपका जहां से भी डेटा आने वाला है, एक तो कुछ फील्ड्स है मैंडेटरी, कुछ है ऑप्शनल. ओके. दूसरी बात, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो फ्यूचर में ऐड होंगी, अभी नहीं है. ठीक है.
तो दैट मीन्स कि ये एक डायनेमिक स्कीमा भी है यहाँ, तो मैं NoSQL पे जा सकता हूँ. आई डोंट नीड टू गो टू अ SQL डेटाबेस. और दूसरी बात ये कि इनकी वॉल्यूम क्या इस नंबर ऑफ कंप्लेंट भी बहुत ज्यादा होने वाली है. अगर आपको लगता है हाँ कि ये एक सॉर्ट ऑफ बिग डेटा होने वाला है, मतलब बहुत सारी कंप्लेंट रेज होती हैं मान लो ऑन अ डेली बेसिस, तो फ्यूचर में ये डेटा बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, तो भी मैं फिर सोचूंगा हाँ. तो मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको बहुत सारे पैरामीटर्स एनालाइज करने होंगे कि क्या मैं सही में NoSQL पे जाऊं या ना जाऊं इस केस में. तो आप कह रहे हो कि हाँ यार देखो स्कीमा भी इवॉल्व हो सकता है, कुछ ऑप्शनल फील्ड्स भी हैं, ठीक है, तो अननेसेसरी उन ऑप्शनल फील्ड्स के लिए मैं क्यों नल वैल्यू सेव करूं अपने RDBMS में. मैं वो स्पेस सेव करना चाहता हूं, और इस डेटा का वॉल्यूम भी फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. या ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि यूजर अपनी कंप्लेंट को एडिट कर सकता है कि उसमें मान लो कल को वो और कोई फील्ड की वैल्यू डालना चाहता है, या पुरानी कोई वैल्यू को अपडेट करना चाहता है यूजर, ठीक है. मान लो कोई अटैचमेंट, अब इसमें ना अटैचमेंट की भी एक फील्ड है. अटैचमेंट्स अपने आप में हाई वॉल्यूम अटैचमेंट्स होती हैं जीबीज में, तो वो कोई नई अटैचमेंट लगाना चाहता है अपनी कंप्लेंट में. तो मतलब आप देख रहे हो सिर्फ एक या दो चीजें नहीं सोच रहे, आप बहुत चीजें सोच रहे हो कि डायनेमिक स्कीमा, अटैचमेंट्स, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा आपका, यूजर फ्रीक्वेंटली क्या इस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता है, हाँ भाई कर सकता है, देन आई विल गो टू अ NoSQL डेटाबेस. पहली बात. अब लेकिन NoSQL में इस पर्टिकुलर केस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस केस में मैं अब कौन सा NoSQL डेटाबेस यूज करूं. तो डेफिनेटली यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स है मेरे पास, कोई एक या दो कॉलम तो है नहीं. फिर मेरे पास दिख रहा है कि भाई फ्रीक्वेंट अपडेट्स भी हो रहे हैं डेटा में, और ये डेटा मुझे लॉन्ग टर्म सेव भी करना है, ठीक है. तो मैं जाऊंगा कॉलम फैमिली के पास, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कॉलम्स हैं. दूसरी बात कि अब मैं कह रहा हूं कि कॉलम फैमिली पे जाना है, तो क्या कुछ ऐसे कॉलम्स हैं इसमें जो कि एक तरह के हों, कुछ हो जो एक तरह के हों. फॉर एग्जाम्पल कि जब भी इस कंप्लेंट के बारे में कोई इंक्वायरी करना चाहता है, तो ज्यादातर वो यही देखता है कि भैया हाँ कंप्लेंट कब रेज हुई थी, और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और किस डिपार्टमेंट के लिए रेज हुई थी. तो इन फील्ड्स को एक तरह से मैं एक ग्रुप में कर दूं, जबकि आराम से बना ले, कोई दिक्कत नहीं है. गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट. ओके, तो वी आइडेंटिफाइड कि हाँ हमें कॉलम फैमिली में जाना है, और कुछ कॉलम्स ऐसे हो सकते हैं जैसे अटैचमेंट्स वगैरह, और कुछ सिमिलर जिनको हम एक अलग कॉलम में रख सकते हैं कि इनको फ्रीक्वेंटली क्वेरी नहीं किया जाता, तो इनको हम अलग कॉलम फैमिली में रख देते हैं, सो दैट कि इन इस डेटा के ऊपर फ्रीक्वेंट रीड्स ना हो. ओके, तो आई कैन गो टू कॉलम फैमिली. दैट इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई. बट इस पर्टिकुलर केस की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैं एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस को भी यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट डेटाबेस इज जस्ट अ वे टू ऑर्गेनाइज द डेटा. जो कॉलम फैमिली में भी डेटा एक तरह से सेल्स में ऑर्गेनाइज होता है, राइट. हमने देखा था सेल्स बनते हैं, जिनको हम आप कॉलम्स कहते हो, नॉर्मली सेल्स बनते हैं. डॉक्यूमेंट डीबी में भी मैं ये डेटा स्टोर कर सकता हूँ, बस वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो जेसन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर होगा. तो अब यहाँ पर थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन आ जाती है कि क्या मैं कॉलम फैमिली में जाऊं या डॉक्यूमेंट डीबी में जाऊं, क्योंकि डॉक्यूमेंट डीबी भी इस केस में एक सही अप्रोच है. उसमें क्या होंगे कि की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा होगा, इस तरह से डेटा आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना. स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट्स में रखते हैं हम, वहां पे डेट्स को भी हम सिंगल कोट्स में रखते हैं, मान लो जो भी डेट है आपकी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि डॉक्यूमेंट डीबी में क्या होता है, ये एक रिकॉर्ड है, राइट. ये एक रिकॉर्ड इस तरह से सेव होता है यहाँ पे. इसको हम क्या कहते हैं, इस रिकॉर्ड को हम कहते हैं जेसन डॉक्यूमेंट, राइट.
कल मैं आपको जो बता रहा था कि every record is nothing but a JSON document, or you can have multiple such documents, right? You can have multiple such documents in a document DB. So here यहाँ पर हम टेबल को क्या कहते हैं, कलेक्शन. जस्ट फॉर योर नॉलेज, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस में टेबल नहीं होती, हम कहते हैं कलेक्शन. ऑब्वियस है ना, मतलब कलेक्शन, और एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स. ये टर्मिनोलॉजी समझ रहे हो आप कि डॉक्यूमेंट डेटाबेस में हम टेबल को कलेक्शन कहते हैं. कभी आपको बोला जाएगा MongoDB पे काम करना है तो वहां पर टेबल्स नहीं होती, कलेक्शंस होते हैं, और एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट, जेसन डॉक्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो देयर इज नथिंग लाइक कि मैं ये कॉलम फैमिली यूज करूं या ये यूज करूं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट डेटा का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बदल जाएगा. ठीक है, डेटा का ऑर्गेनाइजेशन बदल जाएगा. अब होता क्या है कि जेसन में डेटा स्टोर करने के अपने बेनिफिट्स हैं. कुछ जेसन में डेटा स्टोर करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि एपीआईज अगर आप करने हैं. एपीआईज कैसे बनाते हैं, किसी को पता है? पाइथन में एपीआई कैसे बनता है? जेंगो एंड फ्लास्क सुना है आपने? जेंगो, फ्लास्क. एपीआई पता है, मतलब इवन एपीआई क्या होता है? अच्छा चलो कोई नहीं, एपीआई को थोड़ा पढ़ लेना, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा पाएंगे. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि कभी भी आपको कुछ एपीआई बनाने हैं, और तो एपीआईज के इंटरनल जो डेटा होता है जेसन को वो अच्छे से समझता है, आप इतना समझो. ये अनिरुद्ध सिमिलर टू दैट. वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, बट वो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है उसका, और भी बहुत काम होते हैं एपीआईज के. जेंगो एंड फ्लास्क यूज करते हो आप पाइथन में एपीआई बनाने के लिए. तो एपीआईज जो होते हैं वो जेसन को अच्छे से हैंडल करते हैं, व्हाट आई वांट टू से. ठीक है, तो आप अगर एपीआई बिल्ड करना चाहते हो और वो एपीआई पीछे आपके MongoDB से इंटरेक्ट कर रहा है, तो इट विल बी वेरी फास्ट एज कंपेयर टू कि आप एपीआई बना रहे हो जिसे कॉलम फैमिली डेटाबेस के साथ काम करना है, वो स्लो होगा. तो एपीआई आप बना दोनों पे सकते हो, लेकिन अगर आपने एक एपीआई बनाया जो एजबेस से डेटा रीड कर रहा है, वो कंपैरेटिवली स्लो होगा. जबकि अगर एक एपीआई बनाया जो MongoDB से सॉर्ट ऑफ डेटा रीड करता है, वो फास्ट होगा, क्योंकि एपीआई जो है वो जेसन में डेटा को समझता है. और अगर मेरे MongoDB में ऑलरेडी जेसन फॉर्म में ही कोई डेटा पड़ा है, तो एपीआई को इंटरनल कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब डेटा को पहले जेसन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. डेटा ऑलरेडी उसको जेसन फॉर्मेट में मिल रहा है. जबकि यहाँ क्या होगा, एपीआई जब एजबेस से डेटा लाएगा तो वो तो कॉलम फॉर्मेट में है, वो उस कॉलम फॉर्मेट से पहले उसे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और फिर आगे भेजेगा. तो एक सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है एडिशनल ऐड हो जाता है यहाँ पे. ओके, बाकी स्कीमालेसनेस दोनों में है, चाहे आप डॉक्यूमेंट डेटाबेस में जाओ, चाहे आप कॉलम फैमिली में जाओ, स्कीमालेसनेस दोनों में ही है. ठीक है, तो बस बात इतनी है कि आप दोनों ही यूज कर सकते हो, बट क्योंकि यहाँ जेसन फॉर्म में डेटा स्टोर्ड है, तो एपीआईज विल परफॉर्म बेटर एज कंपेयर टू एजबेस और कैसेंड्रा, दैट काइंड ऑफ NoSQL डेटाबेस. और दूसरी बात ये भी है कि हम एजबेस को ज्यादातर तब प्रेफर करते हैं, या कॉलम फैमिली को ज्यादा तब प्रेफर करते हैं, जब बहुत से कॉलम्स आपके ब्लैंक या नल हो. ओके, मतलब मान लो कि टोटल तो आपके पास 100 कॉलम हैं, टोटल तो आपके पास 100 कॉलम्स हैं, बट सिर्फ कभी 10 की वैल्यू आ रही है, कभी 11 की वैल्यू आ रही है, तो उस केस में हम एजबेस यूज करते हैं, मतलब प्रेफर्ड है. तो अगर आपका स्पार्स डेटा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पार्स डेटा, राइट. स्पार्स, अगर स्पार्स डेटा है तो हम
कॉलम फैमिली को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू डॉक्यूमेंट डेटाबेस। मतलब डॉक्यूमेंट डेटाबेस भी स्पार्स डेटा हैंडल कर लेगा, बट स्टिल वी प्रेफर यूजिंग कॉलम फैमिली फॉर इट्स इंटरनल मैकेनिज्म। और भी बहुत से क्राइटेरिया हैं जो आपको रियल वर्ल्ड में डिसाइड करने पड़ेंगे। जैसे अब एज बेस है, अब मान लो तुमने ये तो पता कर लिया कि हाँ मुझे कॉलम फैमिली यूज करना है, लेकिन अब एज बेस यूज करूं या मैं कैसेंड्रा यूज करूं, ये अब विद इन दैट एरिया सब एरिया आ गया कि अब मैं कॉलम फैमिली तो यूज करना चाहता हूं, लेकिन अब मैं एज बेस यूज करूं या कैसेंड्रा। तो पहली बात तो ये है कि एज बेस बाय डिफॉल्ट मिल रहा है आपको हडूप के साथ, तो एज बेस यूज करते हैं लोग। कैसेंड्रा थोड़ा एक अलग से आपको पे करना पड़ता है, एक अलग कंपनी है जो कैसेंड्रा ऑन करती है। दूसरी बात है कि एज बेस की जो कमांड्स हैं वो आपने कल प्रैक्टिस की थी, वो बड़ी क्या कहेंगे कि शेल टाइप की कमांड है, पुट गेट। कैसेंड्रा पूरा एसक्यूएल टाइप का इंटरफेस है। कैसेंड्रा का अगर मैं बात करूं तो अगर हम देखें कैसेंड्रा की अपनी क्वेरी लैंग्वेज है। जैसे आप एसक्यूएल पढ़ते हो ना, इसकी सीक्यूएल है कैसेंड्रा क्वेरी लैंग्वेज। मैं बस आपको दिखा रहा हूं, ये एसक्यूएल की तरह ही है। ये देखो कैसेंड्रा में बिल्कुल वैसा ही है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद आप एक प्राइमरी की स्पेसिफाई कर रहे हो। प्राइमरी की एज बेस में क्या होती थी? रो की। वेरी गुड वेरी गुड, वो रो की होती थी, राइट। और कल हमने डायनेमो डीबी भी देखा था एडब्ल्यूएस पे, उसमें पार्टीशन की थी, उसमें पार्टीशन की थी। तो प्राइमरी की, रो की, पार्टीशन की वैसा है। और फिर आपने कॉलम्स का टाइप बताया, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ टेक्स्ट टाइप है, स्ट्रिंग की जगह टेक्स्ट हो गया, इंट, वेरिएंट, और फिर उसका अपना एक सिंटेक्स है, व्हाट आई वांट टू से। इवन यहाँ पर जैसे आप हाइव में क्लस्टरिंग और बकेटिंग वगैरह की बात करते हो, तो देयर आर सिमिलर थिंग्स लाइक क्लस्टरिंग एंड ऑल। तो इसीलिए अब आपको समझ आ रहा है जब मैं नो सीक्वल कह रहा हूं तो मैं आपको कहता हूं नॉट ओनली सीक्वल, मतलब वहां पर एसक्यूएल तो है ही है, किसी किसी में कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्वेरिंग सीखनी पड़ती है। जैसे एचबेस में वहां एसक्यूएल नहीं था, कैसेंड्रा में एसक्यूएल है, तो इट्स नॉट ओनली एसक्यूएल, इट्स मोर देन एसक्यूएल। ओके, मैं ये लिंक फिर भी शेयर कर देता हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इसको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको ये देखना है कि भाई मैं चाहता हूँ कि एसक्यूएल इंटरफेस यूज करना है, तो आप कैसेंड्रा को यूज कर सकते हो। नहीं तो कल हमने एडब्ल्यूएस का डायनेमो डीबी भी देखा था कि आप एडब्ल्यूएस, मान लो आपकी कंपनी जो है वो क्लाउड पे ही काम करती है एडब्ल्यूएस पे, तो वो कहेंगे कि आप मुझे कॉलम फैमिली सॉल्यूशन ऐसा दो जो एडब्ल्यूएस पे ही नेटिव हो, नेटिवली वहीं पे ही पड़ा हो, तो आप क्या डायनेमो डीबी यूज कर लो। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू डिसाइड। सिमिलरली आप अगर डॉक्यूमेंट डीबी यूज करना चाहते हो, फिर वही प्रॉब्लम आती है कि भाई मैं मोंगो डीबी यूज करूं या फिर मैं काउच बेस यूज करूं। ठीक है, काउच बेस अपना एक नया और मोंगो डीबी से ज्यादा बेटर हो गया है अभी। ठीक है, तो फिर वहां पे भी आपको डिसाइड करना है। मैं इसका बस आपको लैंग्वेज का ग्लिम्स दिखा रहा हूँ, मोंगो डीबी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देखो मोंगो डीबी में आप एक टेबल कैसे बनाते हो। MongoDB is one of the very famous one. Hello. Guys, please go on mute. देखो इसके अंदर MongoDB में जब आप जाओगे
तो कमांड्स कुछ वैसी मिलती हैं जैसे आप माई सीक्वल या हाइव में करते थे, शो डेटाबेसेस करते थे, इसके अंदर शो डीबी है। फिर आप यूज करते थे डेटाबेस, आप यहाँ पर वो यूज कमांड है। आपको किसी डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो उस डेटाबेस का नाम डॉट ड्रॉप डेटाबेस। तो इसकी कमांड्स ये भी आप देख रहे हो तो कुछ एसक्यूएल टाइप नहीं है, ये भी इसकी खुद की लैंग्वेज है। ये देखो, आपने कहा कि आपका एक डेटाबेस है, मान लो इमार्टिकस, तो इमार्टिकस डॉट क्रिएट टेबल, ये क्रिएट टेबल कमांड है। आई टोल्ड यू ना कि यहाँ पर टेबल इज नथिंग बट अ कलेक्शन। तो यू आर सेइंग क्रिएट अ टेबल और अ कलेक्शन इन MongoDB, उसका आप नाम दे दोगे तो आपका टेबल बन गया बस। फिर उस टेबल को आप जैसे आपने किया शो टेबल्स करते थे, यहाँ आपने शो कलेक्शंस किया, तो ये आपके टेबल्स दिख गए। ओके, फिर आप देखो, आप कहते हो कि ये आपका डेटाबेस है, ये आपका कलेक्शन है, और आपने इंसर्ट क्वेरी चलाई कि उसमें आपको कुछ इंसर्ट करना है, तो ये इंसर्ट कमांड हो गई। तो ये सब आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, मतलब आपको सीखना नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब भी आप काम करोगे चीजें सिंपल हैं, बस उनकी अपनी क्वेरिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सिस्टम्स हैव देयर ओन क्वेरी लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट्स नो सीक्वल, नॉट ओनली सीक्वल, ठीक है। तो ये MongoDB की अपनी शेल कमांड्स होती हैं। सिमिलरली काउचबेस का अपना कमांड्स है। काउचबेस अगेन कैसेंड्रा की तरह है, उसकी अपनी एसक्यूएल टाइप की सिंटैक्स होते हैं। काउचबेस की अगर मैं सिंटैक्स आपको दिखाऊं, तो काउचबेस की जो क्वेरी लैंग्वेज होती है उसको हम कहते हैं निकल, N1QL, निकल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। उसके अंदर सब कुछ एसक्यूएल की तरह है। We will just discuss this for first half an hour only, then we will move ahead. तो देखो इसके अंदर भी सिलेक्ट वही सारा एसक्यूएल की तरह है। सिलेक्ट इज फ्रॉम दिस, यहाँ पर मतलब ये आपकी टेबल है, एंड वेयर यू वांट टू पुट अ फिल्टर कंडीशन, बट अंदर जो डेटा है वो डेटा देखो एक जेसन डॉक्यूमेंट की फॉर्म में स्टोर्ड है। ये पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, ठीक है, ये दूसरा कॉलम है जिसके अंदर ये पूरा डेटा पड़ा हुआ है। ये तीसरा कॉलम है जिसका डेटा टाइप एक एरे टाइप का है। ये चौथा कॉलम है जो अपने आप में मतलब इस तरह का है। ये पांचवा कॉलम है। तो दैट्स व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू अगेन। काउचबेस की अपनी क्वेरी लैंग्वेज है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं निकल, N1QL, निकल क्वेरी लैंग्वेज। कैसेंड्रा की क्वेरी लैंग्वेज को हम कहते हैं सीक्वल, कैसेंड्रा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डीबी इस तरह से बहुत सारे हैं मार्केट में अवेलेबल। ओके, तो अभी हमें ये तो पता लग गया कि हमें इनमें से कौन सा यूज करना है। बट नाउ कमिंग टू, नाउ इफ योर रिक्वायरमेंट इज लाइक लिंक्डइन, फेसबुक, राइट, और जैसा अभी वसुंधरा ने बोला फ्रॉड डिटेक्शन, देन वी विल यूज ग्राफ डेटाबेस। मतलब आप ये देखना चाहते हो कि for this particular person identify all the people who are his friends or who are his family members. So you need to store data in some form of nodes where nodes are related to each other. Okay, so what you want a system that stores data like this, that okay, for this particular person there are relations. This relation is a friend, say this is a friend relation, and this is a family relation, okay, family member, this is a family member. So for this person, if he did any fraud, you want to analyze all those people who are his family members only. So you want to analyze only those nodes which are having a relation of the type family. So first you want to store data. तो पहले वो डेटा अगर मेरा एक ग्राफ डेटाबेस में स्टोर होगा तो मैं इस तरह की क्वेरी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, तो कभी भी सोशल मीडिया डेटा जैसे होता है वो ज्यादातर ग्राफ डेटाबेसेस में स्टोर होता है। तो अगर आपकी कंपनी कल को एक सोशल मीडिया वेबसाइट टाइप की लॉन्च करना चाहती है, ट्विटर, फेसबुक टाइप की, तो वो मोस्टली ग्राफ डेटाबेस को यूज कर रही होगी।
अगर सोशल मीडिया डेटा या इसको हम कहते हैं एक तरह से कम्युनिटी डेटा, द टर्म फॉर दिस इज कम्युनिटी डेटा. लेट मी पिंग यू. When your requirement is sort of community data, storing and processing community data, where people in that community can have relation to each other. जैसे मान लो आपको पूरी एक lineage स्टोर करनी है एनिमल स्पीशीज की, और फिर उस पर क्वेरिंग करनी है कि इस एनिमल स्पीशीज के सिमिलर एनिमल स्पीशीज कौन कौन से हैं. तरह की चीजें हम ग्राफ डेटाबेसेस के थ्रू अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. So whenever your requirement is about any community, animal community, human community, or community of chemicals, or community of elements, right? Elements which are similar to each other, share the similar properties. So we go with graph database when you are talking about community, any community. Okay. And final, what Shubham said was right. One second, but उसको थोड़ा और elaborate करना पड़ेगा कि when should I use key value database. तो पहली बात तो key value database, I told you like Redis, React, they uses cache or they works in memory. So मतलब they will be costly, very costly, because they use a lot of cache and memory. So you don't want to store all your data in memory, राइट कि मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं उनका सारा डेटा उठा के मेमोरी में डाल दो. अरे नहीं, जो परमानेंट डेटा आपको रखना है वो हम की वैल्यू डेटाबेसेस में स्टोर नहीं करते. परमानेंट डेटा मतलब आपकी एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन या कुछ भी. लेकिन जहां टेम्पररी डेटा की बात आती है, जो आपको थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है, उसके बाद उसको फ्लश आउट कर देना है, जहां हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई देखो ये जो डेटा है ना ये टेम्पररी है, आपको जब तक ये एक सॉर्ट ऑफ डेटा अवेलेबल है इस पे एनालिसिस करना है, उसके बाद ये डेटा किसी काम का नहीं है. तब हम यूज करते हैं की वैल्यू काइंड ऑफ डेटाबेस, या बेटर टू से कैशे और इन मेमोरी डेटाबेस, इसको हम कहते हैं डेटाबेस. जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई मेरी वेबसाइट पे लॉग इन है तो मेरे कस्टमर्स तो हैं मान लो 1 बिलियन, ठीक है, लेकिन करंटली लॉग्ड इन है सिर्फ 100,000 यूजर्स. तो मैं 1 बिलियन यूजर्स की इंफॉर्मेशन थोड़ी ना रेडिस में रखूंगा. दैट विल कॉस्ट माय एंटायर कंपनी, पूरी कंपनी का पैसा उसी में चला जाएगा. तो ये मेरा परमानेंट डेटा है. ठीक है, इसको मैं कहाँ रखूंगा, इसको मैं रखूंगा, इस तरह के डेटा को रेडिस में नहीं रखूंगा, इसको मैं एचबेस में रख सकता हूँ, इसको मैं किसी और NoSQL में रख सकता हूँ. लेकिन ये जो करंट यूजर्स मेरी वेबसाइट पे लॉग्ड इन है और ये कौन से पेजेस को विजिट कर रहे हैं या कौन सी मूवीज देख रहे हैं, या अमेजोन की साइट पे इस समय उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं अपने विश लिस्ट में डाल रखे हैं जिसने लॉग इन किया हुआ है, तो सो दैट कि अगर उसकी विश लिस्ट के आइटम में कोई भी प्राइस का चेंज हुआ तो मैं इमीडिएटली उसको प्रॉम्प्ट कर दूं कि भैया आप लॉग्ड इन हो और आपकी विश लिस्ट में ये आइटम्स हैं, उनके प्राइस में ये चेंज हो गया है, तो हो सकता है वो खरीद ले उसको. उस NoSQL का अपने आप में पूरा एक जॉब निकलता है, NoSQL स्पेशलिस्ट. ये अपने आप में बहुत डिटेल्ड फील्ड है, इतनी छोटी मोटी फील्ड नहीं है. NoSQL एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं जिनको ये पता हो कब कौन सा क्या यूज करना है. ठीक है, ओके. तो दैट्स इट. आई होप आई एम एबल टू टेल यू सम ब्रीफ अबाउट दिस. अब आपको सारे नहीं सीखने, आप सिर्फ एचबेस पे हैंड्स ऑन करना. जो मैंने आपको LMS लिंक दिया था कल, मैं फिर से वही शेयर कर रहा हूँ. ये सही है आपके लिए, जस्ट गो थ्रू दिस. इसमें आर्किटेक्चर और कोड वगैरह आपको सब मिल जाएगा जो हमने कल सारे प्रैक्टिस किए थे, कोड्स वगैरह, इनेबल डिसेबल एंड ऑल. तो दैट्स इट अबाउट दिस थिंग. मैं ये जो भी यहाँ पे लिखा है वो आपको पिंग कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा था पिंग कर दिया है. एक्सक्यूज मी. तो गाइज, any question before we move to the next topic for the day, which is Spark? Spark will take some time.
एटलीस्ट 3-4 क्लासेस। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें नो सीक्वल में, और आर वी गुड टू मूव अहेड? Do we have Aditya? Aditya, yesterday your machine was not working. Is it working now? Is he here? I don't think he's here. Okay, so that's fine. Aditya Raj, for you, machine is working fine. Aditya, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपके पे? आदित्य, यू कैन स्पीक। मतलब HBase नहीं चल रहा है या पूरा VM ही नहीं चल रहा है? ओके ओके, तो आप यार उस लिंक से डाउनलोड कर लो, बिकॉज हैंड्स ऑन करना तो जरूरी है। अगर लिंक नहीं है तो वी विल गिव यू। और लैपटॉप अब तो खैर रैम इंक्रीज करवाना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर रैम का इशू है तो फिर देन लीव इट फॉर द टाइम बीइंग। ओके, एनीवन, एनी क्वेश्चन? अभिमन्यु, यू आर आस्किंग समथिंग। यस सर। सर एक्चुअली आई वाज आस्किंग कि जैसे अभी आपने की वैल्यू पे थोड़ी बात की, हाँ हाँ, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये डेटा के स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता है कि हम उसे की वैल्यू में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? देखो बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि बहुत से ऐसे डायमेंशंस है जो हमें एनालाइज करने हैं बिफोर फाइनलाइजिंग एनी डेटाबेस। तो की वैल्यू डेटाबेस में this is one of the dimension that I talked about, that the data is of temporary nature and it keeps refreshing itself at a very fast frequency, है ना? मान लो एक मैं अपने डेटा में ये स्टोर कर रहा हूँ कि यूजर आईडी और साथ में द आइटम्स दैट ही विजिटेड। Amazon की वेबसाइट पे मैं इस समय लॉग्ड इन हूँ और मैंने क्या क्या आइटम्स इस समय विजिट किए। तो आइटम्स अभी मैंने विजिट किया है, मान लो अभी एक आईफोन विजिट किया और एक मैंने ओप्पो का फोन विजिट किया हुआ है, कोई मॉडल, कोई भी ABC मॉडल। और ये मेरी इंफॉर्मेशन अभी कहाँ स्टोर्ड है? मान लो रेडिस में। थोड़ी देर बाद मैंने 2 और फोन देखे तो उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो गई। ठीक है, तो मतलब कि ये डेटा बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है। पहली बात कि एक तो इस डेटा का नेचर ये है कि इट इज गेटिंग अपडेटेड वेरी फ्रीक्वेंटली। इवन HBase में भी उसको रखने का फायदा नहीं है, क्योंकि अभी वो सेशन चल रहा है और ये फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है। और इस डेटा को अभी कहीं परसिस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस पे मैं कुछ एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, बस इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। पहली बात। दूसरी बात, हाँ डेफिनेटली द आई वुड से स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा एज यू आर सेइंग मैटर्स। मतलब अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, की वैल्यू ही है यहाँ पे, ये की है, लेकिन वैल्यू मेरा एक जेसन ऑब्जेक्ट है। की मेरा एक इंट है, की मेरा एक इंट वेरिएबल है, और ये मेरी की कॉमा वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। तो की तो मेरा इंट है और वैल्यू जो है वो, आप इवन ये भी छोड़ो, जेसन से अगर आपको टेंशन होता है, ये मेरा एरे ऑफ इंट है। ये तो आप सबको ही समझ आता होगा, है ना? जेसन छोड़ो, तो मेरा की जो है वो इंट टाइप का है और वैल्यू एक एरे ऑफ इंटीजर्स है। इस केस में एरे ऑफ स्ट्रिंग्स हो गया। ठीक है, तो अभी भी है तो ये की और वैल्यू, बट वैल्यू मेरी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है विच इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आई एम विजिटिंग। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं उठा के उसकी और भी इंफॉर्मेशन, हाँ भाई उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, ये और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कि भाई उसकी और डेमोग्राफिक, वो रखना नहीं है मेरे को। मेरा रिक्वायरमेंट इस केस में ये है कि भाई ये जो यूजर है, इस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी मेरे पास कहीं परमानेंट डेटाबेस में पड़ी है। मुझे उस इंफॉर्मेशन से मतलब ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी मेरे पास हो सकता है HBase में पड़ी हो, क्योंकि वो तो मेरा परमानेंट यूजर है। लेकिन करंट बिहेवियर उसका जो है, एक करंट सेशन जो मैं उसका मैनेज कर रहा हूँ, सिर्फ उस सेशन में वो क्या कर रहा है, मैं उस डेटा को कहीं स्टोर करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं रेडिस पे जा रहा हूँ। अब आप दोबारा बोलो अभिमन्यु। यस सर। सर यही मैं आपसे कह रहा था, बिकॉज टेम्परेरी डेटा तो उसका नेचर बता रहा है, मैं स्ट्रक्चर के ऊपर बात करना चाह रहा था, वो आपने अभी मुझे सही बता दिया।
तो अगर मान लो ये यूजर 1 है, तो अभी वो जो मान लो ठीक है, तो ये मेरा की वैल्यू है, की इंटीजर टाइप का है, की है मेरा आईडी और वैल्यू आइटम्स, एरे ऑफ आइटम्स विच इज विजिटिंग, राइट। तो अब ये मेरा यूजर आईडी 1 है, लेकिन हो सकता है कि एज बेस में इस यूजर की पूरी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है मेरे पास ना, इसका नेम क्या है, इसकी एज Yes, sir. क्या है, Yes, इसका sir. एड्रेस क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसका हम्म। पैन नंबर क्या है, वो सब तो मेरे पास कहीं ना कहीं पड़ा है। अगर कल को मेरा मशीन लर्निंग मॉडल या मेरा एनालिटिक्स ये चाह रहा होगा कि इस यूजर के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ से भी डेटा लाना है एचबेस से, तो मैं उस डेटा को वहां से भी लाऊंगा और इन दोनों को हो सकता है ज्वाइन करूं, कुछ करूं, ये भी मैं कर सकता हूं कि मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि रेडिस से भी डेटा रीड करो जो करंट उसका रेडिस में डेटा पड़ा है। एक सेकेंड ना, ये देखो ऐसे समझेंगे आप। मान लो इस यूजर का डेटा रेडिस में भी पड़ा है और इस यूजर का डेटा एचबेस में भी पड़ा है, और मेरा जो एनालिसिस रिक्वायरमेंट है वो चाहता है कि यहाँ से भी इसका डेटा ले आओ, यहाँ से भी डेटा ले आओ, और यहाँ पर इसके ऊपर कोई और एनालिसिस करो। मैं ये कर सकता हूँ। मतलब फॉर एवरी यूजर हु इज लॉग्ड इन टू माई वेबसाइट, आई वॉन्ट टू फर्स्ट नो हिज एज बिफोर I want to know his gender or his or her gender before suggesting him the next product। भाई मेरा मशीन लर्निंग मॉडल ऐसा है कि जो ये तो देख रहा है कि हाँ यार ये बंदा कौन है, ये करंटली ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, मतलब वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, ये प्रोडक्ट्स उसने विजिट किया अभी तक, तो मैं इसको नेक्स्ट प्रोडक्ट्स दिखाना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसकी जेंडर की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, और जेंडर की इंफॉर्मेशन तो मेरे पास यहाँ है नहीं, वो मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो मैं उसकी यहाँ से जेंडर इंफॉर्मेशन भी निकाल लाता हूँ, और किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ये डेटा भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और उन पे कोई और एनालिसिस कर रहा हूँ। तो वो फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होते हैं, दे डिपेंड कि आप सिर्फ इतने ही डेटा से एनालिसिस कर सकते हो या फिर आपको उसका परमानेंट डेटा जो है उसका भी कुछ कॉलम्स चाहिए। गेटिंग इट अभिमन्यु? Yes, sir. Got your point. Okay guys, तो बट आइडली वी ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ वर्क। हम यहीं से ही अपना एनालिसिस अगर कर सकते हैं तो पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पता लगा जितनी देर में यहाँ से डेटा आया, यहाँ तो बहुत ज्यादा डेटा है, उतनी देर में उसका और कुछ नया प्रोडक्ट उसने विजिट कर लिया या कुछ और उसकी बिहेवियर में चेंज हो गया, तो ऐसे तो फिर मेरा परफॉर्मेंस हिट हो जाएगा, लेटेंसी आ जाएगी परफॉर्मेंस में, एनालिटिक्स में, राइट। तो that's what it is. Okay. कई बार ऐसा होता है कि मान लो मैं अपने की वैल्यू डेटाबेस में कौन सा यूजर लॉग्ड इन है और उसका सिर्फ आईपी एड्रेस मेरे पास है कि वो किस आईपी एड्रेस से लॉग्ड इन है और किस कंट्री से लॉग्ड इन है। तो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल ये पता लगा रहा है फ्रॉड यूजर, मतलब फेक यूजर तो नहीं है ये कोई हैकर तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल I can just use his IP address and country details maybe to put him in a blacklist or a grey list, ठीक है। बट और भी फीचर्स चाहिए होते हैं उसके लिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मेरे पास कैशे में सिर्फ उसका आईपी एड्रेस है, और अगर उसका आईपी एड्रेस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है मान लो, तो आई विल सी कि कुछ तो इशू है कि ये जो यूजर है उसका आईपी एड्रेस मैंने रखा हुआ है, तो आईपी एड्रेस एक सेशन के दौरान ऑलमोस्ट स्टैटिक होना चाहिए, बट उसका आईपी एड्रेस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, मतलब कि कुछ उसमें मतलब ही इज ट्राइंग टू डू सम मतलब